हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाके उन्हें भी देख सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। आज हम आदिकाल के अंतर्गत प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से अपभ्रंश का आविर्भाव किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी, जो अपभ्रंश कहलाती है, उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य शुक्ल ने माना है। और इसी अपभ्रंश की, ये तो प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश है, यहाँ अपभ्रंश से जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव है वो आचार्य शुक्ल ने माना है। और जो अपभ्रंश है, इसकी अंतिम अवस्था जो है उसको ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। अपभ्रंश की प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश थी, इससे आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, जबकि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। उस समय जैसे गाथा कहने से, गाथा और दोहा या दूहा ये छंद हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश के छंद के अंतर्गत कौन सा आता है, कौन सा नहीं। कई छंदों के नाम दिए हुए थे, उसमें अपभ्रंश भाषा का छंद पूछा गया था। तो गाथा छंद है प्राकृत का और दोहा छंद है अपभ्रंश का। ये आप बिल्कुल माइंड में रखते हुए चलिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, इससे आपको कभी भी आप खोल के देख सकते हैं और आपका रिवीजन हो सकता है। तो बहुत ही संक्षिप्त आप इसका वीडियो देखते देखते नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके आगे भी काम आते रहेंगे। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी। अब देखिए, यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं अपभ्रंश या प्राकृताभास, अर्थात अपभ्रंश ही प्राकृताभास हिंदी है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। पहले तो अपभ्रंश को क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी का नाम दिया। फिर इसका सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? योग मार्गी बौद्धों। और ये योग मार्गी बौद्ध कौन है? सिद्ध और नाथ। क्योंकि सिद्ध और नाथ दोनों ही बौद्ध संप्रदाय से निकले हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर योग मार्गी बौद्धों का नाम दिया हुआ है, क्योंकि योग मार्गी बौद्धों के अंतर्गत सिद्ध और नाथ दोनों आते हैं। कि सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम और कब मिलता है? सबसे पुराना नमूना यहाँ मिलता है योग मार्गी बौद्धों में, कि सांप्रदायिक रचनाओं में मिलता है। और कब मिलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी। कब मिलता है? विक्रम की 7वीं शताब्दी। अपभ्रंश का सबसे पुराना नमूना विक्रम की 7वीं शताब्दी में के अंतिम चरण में लगता है। अब यहाँ से देखिए, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब देखिए, आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से माना है? हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा। अब ये आपको समय याद हुआ कि यहाँ से यहाँ तक है, ये संवत 1050 से 1375। अब उस समय किसका शासन था? कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आदिकाल की शुरुआत में किन राजाओं का शासन था और कब से कब तक चला था, किस राजा के शासनकाल से किस राजा अंतिम अवस्था में, जब आदिकाल अपनी अंतिम अवस्था में था उस समय किसका शासन था। अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर, अब इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे, मतलब हमीर देव जो राजा थे उनके कुछ बाद तक, कुछ पीछे का मतलब यहाँ पर है कुछ बाद तक माना जा सकता है।
अब देखिए, संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुख्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार लिखना बताती है। अब इन्होंने शिव सिंह सरोज से ये उदाहरण लिया है। और शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसको माना है? पुण्य को। ये पुख्य या पुण्य कहीं कहीं कहे जाते हैं, कहीं किसी पुस्तक में पुण्य लिखा है, किसी में पुख्य। शिव सिंह सेंगर ने इन्हीं को पहला कवि माना है। किसी बंदीजन, अब इन्होंने पुख्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और ये कहाँ से इन्होंने लिया है? शिव सिंह सरोज से। पर साथ में लिखते हैं, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब आगे देखिए, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, ये यहाँ से कथन भी इम्पोर्टेंट है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। जो राजाश्रित कवि या चारण होते थे, तो वो नीति और श्रृंगार के फुटकल दोहे बनाया करते थे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में भी पराक्रमपूर्ण उनके चरित्रों का वर्णन किया करते थे। तो वहीं से यही प्रबंध परा जो है आगे चलकर रासों के नाम से जानी गई। और इसमें वीर रस के वर्णन ज़्यादा थे, इसीलिए उनको वीर गाथा काल कहा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। दो प्रकार का साहित्य आदिकाल में प्राप्त हुआ। एक असंदिग्ध है, जो कि प्रामाणिक है, और जो संदिग्ध है वो प्रामाणिक नहीं है, जिसको कि आप ऑथेंटिक कहते हैं। इसका प्रमाण नहीं है कि ये किसका है, किसका नहीं है, तो वो संदिग्ध है। और जो असंदिग्ध प्राप्त हुआ है, जो प्रामाणिक है वास्तव में, वो बहुत कम ही प्राप्त हुआ है। और जो प्राप्त हुआ है उसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी। तो उसकी भाषा अपभ्रंश है। अब प्राकृताभास हिंदी को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, प्राकृताभास। अब इसको उन्होंने क्यों कहा है? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। जो प्राकृत से आगे की भाषा अपभ्रंश है, लेकिन अपभ्रंश बहुत कुछ प्राकृत की रूढ़ियों में बंधी हुई रह गई, इसलिए उन्होंने उसको प्राकृताभास हिंदी कहा है, कि जिसमें भाषा तो आगे बढ़ गई लेकिन प्राकृत भाषा का उसमें आभास रह गया, इसलिए उसको प्राकृताभास कहा गया है। तो यहाँ से स्पष्ट होगा। बोलचाल की भाषा जो थी, घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले के कवि परंपरा रखती चली आती थी। ठीक है, तो उसमें जब कवि रचनाएं करते थे, जैसे किसी भाषा में यदि कवि ने रचना करना आरंभ कर दिया है, तो सारे कवि उसी परंपरा पर रचना करते चले जाते थे। जबकि भाषा चूँकि स्थिर नहीं है, अस्थिर है, तो भाषा बोलचाल में तो बदलते सुधार की ओर अग्रसर होती जा रही थी, परंतु कवि जो थे वो अपनी पुरानी परिपाटी ही पकड़े हुए थे। वो भाषा वही अपने काव्य की रखते थे, जो कि पुराने समय से कवि अपने ग्रंथ में अपनाते थे, वही भाषा आगे के कवि अपनाते चले गए। जबकि जो बोलचाल की भाषा थी वो काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप लाते थे सामने, जो कि 100 वर्ष पहले की कवि परंपरा रखती चली आती थी, जबकि बोलचाल की भाषा काफ़ी हद तक परिष्कृत होते हुए विकास की ओर अग्रसर थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। अपभ्रंश भाषा के जो नमूने, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अपभ्रंश भाषा के जो नमूने उनको मिले हैं, वो बहुत पुरानी भाषा है, जो कि साहित्य में कवि लोग प्रयोग करते चले आ रहे थे। जबकि देशी भाषा जो है या बोलचाल की भाषा है, उससे काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। अब यहाँ पर कहते हैं, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक उर्दू पुरानी परंपरा के कोई कवि
और अब वो अनुमान लगा रहे हैं संभवतः शारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन इस भाषा में कर रहे थे। अब ये भाषा का उन्होंने उदाहरण यहाँ पर दिया है। चलिए, वीर हमीर पाभर मेड़ कंपय दिगमण रह अंधार धूल सुरसर सुररह आच्छाई। एक तरफ तो 14वीं शताब्दी में शारंगधर इस प्रकार की भाषा का व्यवहार कर रहे थे, अपने साहित्य में प्रयोग कर रहे थे। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे। अब अमीर खुसरो देखिए, उसी समय 13वीं शताब्दी अमीर खुसरो का समय है संभवतः 1253 या 54। तो जिस समय ये इस भाषा में लिख रहे थे, उसी समय अमीर खुसरो क्या लिख रहे थे? एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। अब ये देखिए, खड़ी बोली के कितने निकट है, इस भाषा से आप अनुमान लगा सकते हैं। ये बोलचाल की भाषा यहाँ तक आ चुकी थी, जबकि ग्रंथों में भाषा अभी इसी स्तर पर थी। इसी प्रकार 14वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। अब आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि एक ओर तो विद्यापति मैथिली में रचना कर रहे थे, मैथिली में उन्होंने पदावली की रचना की जो उनकी कीर्ति का आधार है। दूसरी ओर उन्होंने अभट्ट में भी रचना की कीर्तिलता और कीर्ति पताका की। तो वो इस प्रकार विद्यापति जो थे, उन्होंने दोनों प्रकार की भाषा का व्यवहार किया, अपभ्रंश का भी किया और उसमें मैथिली का भी किया, और अपभ्रंश के साथ साथ उसमें उन्होंने देशी भाषा के भी शब्दों को जोड़कर साहित्य रचना की। अब यहाँ पर देखिए, अपभ्रंश का प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा अर्थात अपभ्रंश का नमूना विद्यापति से ये देखिए, बाल चंद विद्याबय भाका दुह नहीं लग गई जन हासा। और दूसरी ओर एक ओर विद्यापति ये लिख रहे थे, तो दूसरी ओर उसी समय कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जुलागी नीर में कंदो जलिया झार उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। तो इस भाषा से इस भाषा में कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी सुधरी हुई भाषा है। सारांश ये है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। देखिए, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। एक ही कवि ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया। अब यहाँ पर देखिए, विद्यापति स्वयं स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, ये देखिए, इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि वो ऐसा दोनों भाषाओं का व्यवहार क्यों कर रहा है। देसिल बैना समझन मिठा। अब यहाँ से आपका तथ्यात्मक जो जानकारी है वो तो आपको मिल ही रही है, इसके अतिरिक्त आपकी जो पंक्तियाँ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो पंक्तियाँ भी अच्छी तरह से आपको ध्यान में रह जाएंगी कि कब क्यों किसने कहा है और कैसे से कहाँ पर है। तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अलग से पंक्तियाँ याद करें। तो विद्यापति ने, अब ये भी कई बार पूछी जा चुकी है कि ये पंक्ति किसकी है। देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जम्पो अभट्टा। अर्थात देशी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश, वैसा ही मतलब देशी भाषा मिला हुआ। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश, वो देशी भाषा मिला हुआ अपभ्रंश क्यों कहते हैं, क्योंकि देशी भाषा जो है सबको मीठी लगती है, इसीलिए वो अपभ्रंश में देशी भाषा के शब्दों को मिलाकर रचना करते हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अब देशी भाषा है कौन सी भाषा? जो कि प्रचलित बोलचाल की भाषा थी, बोलचाल में जो प्रचलित थी उस भाषा को उन्होंने देशी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में, हम भी मतलब आचार्य शुक्ल कहते हैं अब देशी भाषा आगे ग्रंथ में जहाँ जहाँ भी आएगा उसको अपभ्रंश से अलग मानना चाहिए, अर्थात अपभ्रंश से कुछ आगे की भाषा, कुछ सुधरी हुई भाषा देशी भाषा को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बोलचाल की भाषा काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी और जो अपभ्रंश था वो केवल साहित्य में, इसमें केवल साहित्य रचना ही हो रही थी। तो आज ये आदिकाल के अंतर्गत सामान्य परिचय यही समाप्त होता है फ्रेंड्स, और आगे की वीडियो में हम प्रकरण 2 के अंदर अपभ्रंश काव्य को देखेंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और इसमें और आप क्या क्या चाहते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और अपने अध्ययन को और मजबूत कीजिए। धन्यवाद।